हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2007 में रिलीज हुई हॉरर स्लैशर मूवी डेड टोन और इसे 75 के नाम से भी जाना जाता है। तो अब बिना ज्यादा देरी किए मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम कुछ बच्चों को देखते हैं। ये सब फ्रेंड्स हैं और उनके पेरेंट्स दूसरे रूम में पार्टी कर रहे थे। ये है मार्कस और इसका नाम है स्कॉट। ये घर स्कॉट का ही है। सोने से पहले ये लोग एक गेम खेलते हैं जिसका नाम इन लोगों ने रखा था 75। इस गेम में करना ये था कि ये लोग किसी को भी कॉल करके कुछ भी बोल सकते हैं, पर अगर 75 सेकंड से पहले उन लोगों ने इनका कॉल काट दिया तो ये लोग गेम हार जाएंगे। बेसिकली ये लोग स्ट्रेंजर्स को प्रैंक कॉल्स कर रहे थे। मार्कस एक आदमी को कॉल करता है जो कि बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं था। वो आदमी इन पर चिल्ला रहा था और मार्कस कॉल काट देता है। स्कॉट को ये सब पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए वो अपने डैड के पास इनकी कंप्लेंट करने के लिए जा रहा था, पर मार्कस उसे रोक देता है और कुछ देर बाद ये सभी सो जाते हैं। स्कॉट के फादर इन्हें चेक करने के लिए आते हैं और वो उस फोन को भी वापस उसकी जगह रख देते हैं। यहाँ पर हम एक फोटो देखते हैं जिसमें स्कॉट के साथ एक और बच्चा था, और मैं आपको बता दूं कि ये बच्चा स्कॉट का जुड़वा भाई है और इसके बारे में हमें मूवी के एंड में पता लगेगा। रात को सब सो रहे थे तभी फोन रिंग करने लगता है। स्कॉट जाकर फोन को रिसीव करता है तो फोन पर वही आदमी था। वो आदमी इनसे कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया था। स्कॉट उस आदमी से प्रैंक करने के लिए माफी मांगता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि इन लोगों ने उसके साथ एक गेम खेला था तो बदले में वो भी इनके साथ एक गेम खेलेगा। इतना कहते ही कॉल कट जाती है और वो आदमी स्कॉट के पीछे से दरवाजा तोड़कर घर के अंदर आ जाता है। डोर की आवाज से स्कॉट के डैड भी जाग चुके थे और वो आदमी सीधा ही एक एक्स से उन्हें मार देता है। स्कॉट वापस अपने रूम में जाता है और सारे बच्चे एक बेड के नीचे छुप जाते हैं और वो किलर एक एक करके इन सभी के पेरेंट्स को भी मार रहा था। इसके बाद वो इनके रूम में भी पहुंच गया। तभी स्कॉट की मॉम इन्हें बचाने के लिए उस किलर से फाइट करने की कोशिश करती है, पर वो किलर स्कॉट के सामने ही उसकी मॉम को मार देता है और इन्हें बिना कुछ किए यहाँ से चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि स्कॉट इस सब की वजह से मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। कुछ देर बाद वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डिटेक्टिव जॉन आते हैं। उस किलर ने कोई भी फिंगरप्रिंट या प्रूफ इनके लिए नहीं छोड़ा और उसका चेहरा भी यहाँ मौजूद किसी ने भी नहीं देखा, जिसका मतलब है कि अब वो किलर पकड़ा भी नहीं जाएगा। सीन शिफ्ट होता है 10 साल बाद, जहां हम उन्हीं बच्चों के स्कूल के बस ड्राइवर को देखते हैं। उसे कोई कॉल करके मारने की धमकी दे रहा था, लेकिन ये एक प्रैंक था जो कि कर रहा था मार्कस। अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हो कि ये लोग कैसे कैसे प्रैंक्स लोगों के साथ करते होंगे। पर अजीब बात यह है कि अभी तक ये लोग ऐसी स्टूपिड गेम खेल रहे थे जिसकी वजह से इनके पेरेंट्स की जान गई। मार्कस और उसके सभी फ्रेंड्स एक पार्टी में थे जिनके नाम है करीम, उसकी गर्लफ्रेंड रॉक्सी, जूडी और स्कॉट। स्कॉट को ये गेम आज भी पसंद नहीं है, इसीलिए वो इस गेम को कभी भी नहीं खेलता। इधर हम उसी बस ड्राइवर को देखते हैं जिसके पास सच में एक किलर पहुंच गया और इस किलर ने वैसी ही जैकेट पहन रखी है जैसी कि अर्बन लेजेंड में किलर ने पहनी थी। वो किलर बिना टाइम वेस्ट किए इसे मार देता है। आगे हम देखते हैं करीना और ब्रैंडन को। इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था और ब्रैंडन पैचअप करना चाहता है। मैं आपको बता दूं कि उस रात हुए हादसे के बाद क्योंकि ये सभी बच्चे थे इसीलिए इन्हें फॉस्टर होम भिजवा दिया गया था, जहां से इन्हें अलग अलग फैमिलीज ने अडॉप्ट कर लिया। ब्रैंडन को एक रिच फैमिली ने अडॉप्ट किया था, इसीलिए वो भी काफी रिच है। आज ही इनका फाइनल सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए आज रात ब्रैंडन एक प्राइवेट लोकेशन पर अपनी एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव पार्टी में करीना को भी इनवाइट करता है। करीना तो वहां नहीं जाना चाहती, पर उसके फ्रेंड्स वहां जाना चाहते थे, इसीलिए करीना कहती है कि अगर ब्रैंडन उसके सारे फ्रेंड्स को भी इनवाइट करेगा तो वो जरूर आएगी। तो अब ब्रैंडन उन्हें भी इनवाइट कर देता है। यहाँ वो किलर भी इन्हें छुपकर देख रहा था। इसके बाद हम देखते हैं डिटेक्टिव जॉन को, जो उस बस ड्राइवर के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि स्कॉट के घर जो किलिंग्स हुई थी उसमें कोई भी किलर पकड़ा नहीं गया। 10 साल बीत गए और आज हुए ड्राइवर के मर्डर में जॉन को लग रहा था कि ये वही किलर है, क्योंकि इन सारे मर्डर्स में काफी सारी सिमिलैरिटीज मैच कर रही थी। जॉन के चीफ को इस सब पर यकीन नहीं था, इसलिए वो जॉन को इस केस में ज्यादा इन्वॉल्व ना होने के लिए कहता है। यहाँ हम देखते हैं मार्कस, करीना, स्कॉट, रॉक्सी और जूडी एक कैंटीन में बैठे थे और यहाँ भी वो किलर इन्हें फॉलो कर रहा था। स्कॉट वॉशरूम यूज करने जाता है, जहाँ वो किलर भी पहुंच गया,
पर इससे पहले कि वो स्कॉट को मार पाता, मार्कस भी यहाँ आ जाता है। मार्कस को देखकर वो किलर यहाँ से चुपचाप निकल गया। शाम को ये सभी पार्टी में जाने के लिए निकल रहे थे, तभी स्कॉट अपने कपड़े बदलने के लिए जाता है। कुछ देर बाद वो वापस आता है और ये सभी यहाँ से निकल जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि जॉन ने अपनी साथी ऑफिसर एना के साथ मिलकर उसी केस पर अपनी अलग इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। एना उसे बताती है कि 10 साल पहले हुए हादसे के बाद कुछ बच्चे अपने रिलेटिव्स के साथ ही रहने लगे और बाकियों को फॉस्टर होम भिजवा दिया गया था और लीगली कुछ बच्चों के नाम भी चेंज कर दिए गए थे और बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए इन्हें अपने रिकॉर्ड्स चेक करने पड़ेंगे। इधर हम देखते हैं कि ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। क्योंकि ये एक स्लैशर फिल्म है तो बिना गैस स्टेशन पर रुके अगर ये अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे तो मूवी कंप्लीट कैसे होगी। एज यूजुअल वो गैस स्टेशन भी काफी पुराना और क्रीपी था। यहाँ का ओनर एक ओल्ड आदमी था जो जूडी से कहता है और ये रेफरेंस है 1972 की डेलिवरेंस का। रॉक्सी वॉशरूम जाती है और यहाँ उसके पीछे कोई और भी पहुंच गया। वो रॉक्सी पर अटैक करने की कोशिश करता है पर रॉक्सी उससे बच के बाहर निकल आई, लेकिन वो कोई किलर नहीं बल्कि करीम था और ये उसका एक बेवकूफ सा प्रैंक। यहाँ से ये लोग आगे बढ़ते हैं और इसी बीच डिटेक्टिव जॉन और एना को कुछ फाइल्स देखने पर और भी बच्चों के बारे में पता चलता है जो उस रात स्कॉट के घर में मौजूद थे। यहाँ ये लोग भी पार्टी वाली लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। अंदर जाने से पहले इन्हें 2 कॉप्स रोक लेते हैं। वो ब्रैंडन से उसका लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन पूछते हैं और साथ ही बताते हैं कि ये उनका आज के दिन का लास्ट राउंड अप है। इसके बाद वो अगले दिन ही यहाँ आएंगे। वो लोग इनसे ये सब इसीलिए बता रहे थे क्योंकि ब्रैंडन का मेंशन एक सुनसान इलाके में है जो कि टाउन से काफी दूर था और अगर इनकेस इन्हें किसी की भी मदद की जरूरत पड़ी तो इन्हें वक्त पर मदद नहीं मिल पाएगी। ये सभी अंदर जाते हैं और पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ जॉन और एना उस लड़की के एड्रेस पर पहुंच जाते हैं जिसके बारे में उन्हें उस फाइल से पता चला, लेकिन उस लड़की को पहले ही किलर ने मार दिया था। जॉन बाकी बचे 4 विक्टिम्स के बारे में पूछता है तो एना बताती है कि 2 लोग ब्रेंटमोर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, एक लड़का फार्ली नाम के टाउन में शिफ्ट हो गया और आखिरी विक्टिम 3 साल पहले उसके फॉस्टर पेरेंट्स के घर से भाग गया था। इसके आगे उन्हें कुछ भी नहीं पता। यहाँ पार्टी में सभी लोग कुछ गेम्स खेल रहे थे, तभी मार्कस उन्हें बताता है गेम 75 के बारे में। अब ये सभी एक एक करके काफी सारे लोगों को प्रैंक कॉल्स करते हैं, जिसके बाद यहाँ शॉकिंगली स्कॉट भी एक कॉल करने के लिए पूछता है। स्कॉट एक नंबर डायल करता है और फोन पर उस आदमी से कहता है कि ये एक सीरियल किलर है जो अब उसे मारने वाला है। पर जिस आदमी को स्कॉट ने कॉल किया था वो एक असली वाला सीरियल किलर था। वो इनसे कॉल पर बात करते हुए ही एक लड़की को मार देता है जिसकी आवाज ये लोग भी सुन रहे थे। ये देखकर करीना कॉल काट देती है, लेकिन वो किलर इन्हें दोबारा कॉल करता है। करीम उससे बहस कर रहा था और वो किलर इनसे कहता है कि वो इन्हें ढूंढ लेगा और एक एक करके सभी को मार देगा। यहाँ इन लोगों ने एक लाइव कॉल पर मर्डर विटनेस किया था, तो ऐसी सिचुएशन में इन्हें सबसे पहले तो पुलिस को कॉल करना चाहिए। पर यहाँ इन सभी को लग रहा था कि उस आदमी ने इन्हीं के ऊपर प्रैंक कर दिया। जो भी हो, ये सभी वापस पार्टी करने लग जाते हैं। इसी बीच वो किलर इन्हें कंटिन्यूअसली कई बार कॉल किए जा रहा था। काफी देर बाद पार्टी में से एक लड़की कॉल को रिसीव करती है। वो किलर पिज्जा डिलीवरी के बहाने यहाँ का एड्रेस पता कर लेता है। करीम भी ये सब देख लेता है और वो पैनिक करने लगता है क्योंकि पिज्जा तो यहाँ पर पहले से ही मौजूद थे। मार्कस कहता है कि अब कोई भी कॉल रिसीव नहीं करेगा, अब तो इन्हें थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए था। फिर भी ये लोग पार्टी कंटिन्यू करते हैं। इस बीच यहाँ जॉन और एना को उस लड़की की डेड बॉडी भी मिल गई जिसे अभी अभी किलर ने कॉल पे मारा था। कुछ देर बाद यहाँ कोई डोरबेल बजाता है तो जिस लड़की ने किलर को एड्रेस दिया था वही लड़की बिना सोचे समझे जाकर दरवाजा खोल देती है और किलर भी बिना ज्यादा सोचे उस लड़की का सर धड़ से अलग कर देता है। यहाँ हम उस किलर को क्लियरली देख पाते हैं जो अर्बन लेजेंड के किलर की जैकेट के साथ ही उसका एक्स भी ले आया। एक लड़की ये सब देख लेती है और भागते हुए वो 2 और लड़कों को भी वार्न कर रही थी, पर उन्हें लगता है कि ये भी एक प्रैंक होगा और इसीलिए वो लोग यहाँ से नहीं भागते। तभी वहाँ किलर आ जाता है और एक लड़के को तो वो मार देता है पर दूसरा वाला बच के निकल गया। वो लड़की किचन में कबर्ड में जाकर छुप जाती है और दूसरा लड़का भी वहीं था जिसे किलर ने ढूंढ लिया। वो किलर इसे बेरहमी से मार रहा था और वो लड़की छुपकर उसे देख रही थी, लेकिन किलर ने उसकी भी आवाज सुन ली थी। किलर उसे भागने का मौका भी नहीं देता और कबर्ड के अंदर ही कई बार वार करके उसे मार देता है। बाहर पूल में एक कपल था जिसे वो किलर देख लेता है। बाहर जाकर वो इन दोनों को भी एक एक करके मार देता है। इन लोगों की आवाज सुन लेता है करीम। वो विंडो से देखता है तो उसे पूल में उस लड़की की
की डेड बॉडी नजर आ जाती है। करीम ये देखकर काफी डर जाता है, पर जब रॉक्सी बाहर देखती है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि तब तक किलर ने उस डेड बॉडी को वहां से हटा दिया था। करीम मार्कस के पास जाता है और सारी बात बताने के बाद ये सभी बाकियों को भी अपने साथ लेकर यहाँ से निकलने वाले थे। मार्कस और उसकी गर्लफ्रेंड इसी फ्लोर पर चेक करेंगे और इस बीच करीन और रॉक्सी दूसरे फ्लोर पर चेक करने के लिए जाते हैं, जहां उन पर कोई अटैक करने वाला था। करीम उसे पंच मारकर बेहोश कर देता है। मार्कस जाता है जूडी को लेने और जब ये सभी यहाँ से निकल रहे थे तभी इनके सामने आ जाती है मार्कस की गर्लफ्रेंड की लाश। साथ ही किलर भी इनकी ओर बढ़ रहा था। वक्त रहते ये लोग यहाँ से भागते हैं और एक रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ ब्रैंडन और करीना पहले से ही मौजूद थे। इस रूम का दरवाजा काफी मजबूत था, जिसे वो किलर नहीं तोड़ पाता। यहाँ ब्रैंडन और मार्कस आपस में ही लड़ाई करने लगते हैं। इसी बीच वहाँ आ जाते हैं करीम और रॉक्सी। करीम ने जिस आदमी को पंच मारा था वो स्कॉट था। अब ब्रैंडन और करीम के बीच बहस होने लगती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपस में लड़ने से कोई भी फायदा नहीं। इस बात को ये लोग भी समझ जाते हैं और काफी देर वेट करने के बाद करीम और मार्कस डिसाइड करते हैं कि वो बाकियों को ढूंढने जाएंगे और ब्रैंडन जाता है कार की कीज लेने। यहाँ ब्रैंडन सारी कीज गिरा देता है, जिसकी आवाज उस किलर ने भी सुन ली। करीना भी ब्रैंडन की हेल्प करने के लिए आ जाती है और ये दोनों मिलकर कीस लेकर यहाँ से निकलने ही वाले थे, पर तभी वहाँ किलर पहुँच जाता है। ब्रैंडन उस किलर से फाइट करने की काफी कोशिश करता है, पर वो किलर ब्रैंडन को मार देता है और करीना को भी बालकनी से नीचे फेंक देता है। यह रूम में स्कॉट का फ्रेंड बाहर जाता है और किसी तरह एक कार को वो हॉट वायर्स करके स्टार्ट भी कर लेता है, लेकिन वो किलर इस कार की बैक सीट पे ही बैठा था। किलर इसे भी मार देता है और यहाँ करीम और मार्कस को रॉक्सी के चिल्लाने की आवाज आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही किलर हर जगह इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाता है। इसका जवाब हमें मूवी के एंड में मिल जाएगा। करीम और मार्कस उस रूम में जाते हैं, पर यहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। करीना भी उस किलर से बच के किसी तरह एक रूम में पहुंचती है, जहां वो सीसीटीवी में देखती है कि जूडी किसी से डर के एक रूम में आकर छुप जाती है। मार्कस और करीम आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें रॉक्सी तो मिल गई, लेकिन डेड। रॉक्सी के पास ही स्कॉट बैठा था, लेकिन किलर ने उसे कुछ भी नहीं किया। स्कॉट करीम को बताता है कि उसने रॉक्सी को बचाने की काफी कोशिश की, पर वो उसे नहीं बचा पाया। ये तीनों यहाँ से निकलते हैं और आगे इनका सामना होता है उसी किलर से। करीम और मार्कस सीधा ही उस किलर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो किलर इन दोनों से नहीं संभल रहा। किसी तरह वो इस किलर को काबू करते हैं, पर वो ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर सकते। इसीलिए ये दोनों स्कॉट से उस एक्स को उठाकर किलर को मारने के लिए कह रहे थे। स्कॉट काफी ज्यादा सोचते हुए उस एक्स को उठाता है और वार कर देता है, लेकिन किलर को मारने के बजाय उसने करीम को ही मार दिया, क्योंकि स्कॉट भी किलर के साथ मिला हुआ था। इसी ने रॉक्सी को भी मार दिया और बाकी सबको भी ये दोनों मिलकर ही मार रहे थे। मार्कस इन दोनों से बच के यहाँ से निकलता है और पहुंच जाता है उसी रूम में जहाँ करीना थी। इस बीच जूडी भी ऑफ कैमरा मारी गई और स्कॉट भी मार्कस के पीछे यहाँ पहुंच गया। जब मार्कस स्कॉट से पूछता है कि वो उस किलर की हेल्प क्यों कर रहा है, तो स्कॉट बताता है कि वो किलर की हेल्प नहीं कर रहा, बल्कि किलर उसकी हेल्प कर रहा है। मार्कस की बनाई गेम की वजह से उसके पेरेंट्स भी मारे गए और उसकी पूरी लाइफ भी बर्बाद हो गई। और यहाँ मेन ट्विस्ट ये है कि स्कॉट नहीं बल्कि उसका जुड़वा भाई जॉश है। उस रात हुए हादसे के बाद स्कॉट अपने रिलेटिव्स के पास इसी टाउन में रह गया, लेकिन जॉश एक दूसरे टाउन में शिफ्ट हो गया जिसका नाम फेयरली था। फाइनली उसने डिसाइड किया और वापस इस टाउन में आकर इन सबसे बदला लेने का प्लान बनाया और इस प्लान में उसने शामिल किया अपने साइको बेस्ट फ्रेंड को, जो कि वो किलर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्कॉट का क्या हुआ। जब ये लोग इस पार्टी में आने के लिए निकल रहे थे तब स्कॉट गया था अपने कपड़े चेंज करने के लिए, तभी जॉश ने उसे मार दिया और उसकी जगह वो इनके साथ आ गया। इसके पहले उसने कैंटीन के वॉशरूम में भी स्कॉट को मारने की कोशिश की थी, पर तब वहाँ मार्कस आ गया था, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर पाया। अब वो किलर भी यहाँ आ जाता है, लेकिन जॉश उसे थैंक्स बोलने के बजाय उस किलर के फेस पर वार करके उसे मार देता है, क्योंकि अब इसका मकसद पूरा हो गया था, इसीलिए उसकी कोई भी जरूरत नहीं रही। इसके बाद जॉश और मार्कस फाइट करने लगते हैं और काफी देर लड़ाई करने के बाद करीना एक नाइफ से जॉश के हाथ में स्टैब कर देती है। इसके बाद वो भी नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। अब यहाँ जॉश अपने हाथ से उस नाइफ को निकाल कर करीना को मारने वाला था और मार्कस उसके एक्स से जॉश को मारने ही वाला था, तभी डिटेक्टिव जॉन और एना वहाँ आ जाते हैं और यहाँ की सिचुएशन देखकर वो सबसे पहले मार्कस को शूट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सब मार्कस ने ही किया होगा। इतनी देर में स्कॉट करीना को भी मार देता है और नाइफ को वापस से नीचे रख के विक्टिम बनने का नाटक कर रहा था। दोनों ऑफिसर्स जॉश को संभाल रहे थे, लेकिन पीछे से वो किलर इन दोनों पर अटैक कर देता है, क्योंकि वो अभी तक जिंदा था। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। सभी लोग
मारे गए और दोनों किलर्स भी पकड़े नहीं गए। अगर आपको अभी भी स्कॉट और जॉश को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में पूछ सकते हो, और कमेंट करके ये भी जरूर बताना कि आपको मूवी कैसी लगी। साथ ही वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज लाता रहता हूँ। सो गाइस, अब मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।